जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 11 आज का राजनीति विज्ञान भाग अ कौन सा है? भाग अ, जिसमें हम जीवंत अध्याय 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज पढ़ रहे थे। उसमें हमने किस तरह से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है या किस तरह से संविधान मूल प्रक्रिया भावना के अधीन है या मूल ढांचा कैसा है वो पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान जीवन दस्तावेज कैसे है, क्यों है, ये कैसे हो सकता है, तो इसका अर्थ क्या है। लगभग एक जीवित प्राणी की तरह संविधान समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करता है। क्या करता है? अनुकूल कार्य करता है। सब तो ये पहली शर्त तो ये है कि ये जीवित प्राणी की तरह, किस तरह से? जीवित प्राणी की तरह, जीवित प्राणी की तरह जो समय समय पर परिस्थितियां आती हैं, समय समय पर जो परिस्थितियां आती हैं उनके अनुरूप कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? अनुरूप कार्य करता है। दूसरा है जीवित प्राणी की तरह ये अनुभव से सीखता है। क्या है? जीवित प्राणी की तरह अनुभव से सीखता है। क्या करता है? अनुभव से सीखता है। तीसरा है वास्तव में यह उस पहेली का उत्तर है जिसका जिक्र हम शुरू से संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया। समाज में इतने सारे परिवर्तन के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याताओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड होता है। और लोकतांत्रिक संविधान की लोकतांत्रिक संविधान की जो विशेषता है, क्या है? विशेषता है वो क्या क्या है? तो लोकतांत्रिक संविधान की सबसे पहला विशेषता है गतिशीलता। क्या है? गतिशीलता। क्या है? गतिशीलता। दूसरी जो विशेषता है वो विशेषता है खुलापन। व्याख्याओं का खुलापन। तीसरा जो है वो है आपका परिस्थितियों के अनुरूप, बदलना। क्या? बदलना। परिस्थितियों के अनुरूप बदलना। और प्रभावशाली। क्या? प्रभावशाली होना। क्या? प्रभावशाली होना, यानी कमजोर नहीं होना, समय के साथ प्रभावशाली होना। ये है जो लोकतांत्रिक संविधान की मूलभूत विशेषताएं होती हैं और यही उसे जीवंतता प्रदान करती हैं या जीवित दस्तावेज होने का एक प्रमाण है। लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं और विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज के अनुरूप इसके प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता है और जो नए विकास का रास्ता खोलता है वो केवल टिकाऊ ही नहीं होता है बल्कि नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम हो। क्या हो? संविधान एक पहचान जीवित दस्तावेज की ये भी है कि संविधान हमेशा, क्या? संविधान हमेशा है जो खुद का व प्रजा का संरक्षण, क्या? संरक्षण करने में समर्थ हो। क्या हो? समर्थ हो। क्या हो? समर्थ हो। वो किसी और पर आश्रित नहीं हो। हमने हमारे देश में कई राजनीतिक और संविधान के विकास के मामले बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई और कुछ परिस्थितियों का उल्लेख हम कर चुके हैं। 1950 के संवैधानिक तथा वैधानिक मुद्दों के बारे में बार बार सामने आने वाली सबसे गंभीर प्रश्न
संसद की सर्वोच्चता का था और संसदीय लोकतंत्र में संसद की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब दूसरा प्रश्न है कि सर्वोच्च कौन है? कौन है सर्वोच्च? कौन है? संसद या संविधान? संविधान या संसद? तो संसद सर्वोच्च है। कौन है? संसद सर्वोच्च है। कौन है? संसद सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता का प्रतिनिधित्व संसद करती है, इसलिए संसद सर्वोच्च गिनी गई। क्या गिनी गई है? संसद को सर्वोच्च माना गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त है और दोनों में कार्यपालिका, क्यों? क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में इसको वरीयता प्राप्त है, यानी दोनों में ये प्रथम है। क्या है? मेरिट में प्रथम है। इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो। प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट देना नहीं है, प्रतिनिधि तक सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ होता है विकासशील संस्थाओं से और उसके माध्यम से ही वह कार्य करना। हम सभी राजनीतिक संस्थाओं के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए और दोनों के साथ मिलकर। अब हमारा न्यायपालिका में क्या योगदान है? इस संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाने में न्यायपालिका का क्या महत्व है? क्या है? न्यायपालिका का क्या महत्व है? न्यायपालिका का महत्व न्यायपालिका तथा संसद के विवादों के दौरान संसद का मानना है कि उसके पास गरीब, पिछड़े तथा असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने या संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यपालक संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाते हैं। अब संसद की क्या शक्तियां हैं? संसद के पास गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों के हितों की रक्षा उनके पास है। क्या है? इन लोगों का प्रतिनिधित्व, इनके हितों की रक्षा करने का कार्य संसद का है। किसका है? संसद का। न्यायपालिका के पास क्या है? न्यायपालिका के पास क्या है? तो न्यायपालिका कहती है कि ये जो सब कुछ क्या है? सब कुछ जो अग्रलिखित है, क्या है? अग्रलिखित संसद के कार्य, ये जो संसद के कार्य हैं ये संवैधानिक दायरे में क्या हो? दायरे में हो। संविधान के दायरे से बाहर जाकर कुछ नहीं हो। जो कुछ करना है वो ढांचे के अंतर्गत हो। विधिक सीमाओं से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी इसका दुरुपयोग करते हैं। वो कहते हैं जो वैधानिक दायरा है उस वैधानिक दायरे के अंतर्गत सब कुछ होना चाहिए। एक बार भी अगर संसद वैधानिक दायरे से बाहर जाकर अगर कुछ करती है तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो सत्ताधारी दल होगा या जो सत्ताधारी पक्ष होगा वह हमेशा ऐसा करेगा और उसका दुरुपयोग शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि इसका दुरुपयोग नहीं हो। भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को सुलझाने में ही निहित है। न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर दिया। अब देखो, सबसे बड़ा जो केशवानंद भारती मामला था, केशवानंद भारती विवाद में या मामले में, क्या मामले में जो न्यायपालिका ने निर्णय दिया, क्या दिया? जो न्यायपालिका ने निर्णय दिया वो भाषा पर नहीं
कि वास्तविक उसका विचार क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस पर दिया गया है। संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। संविधान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया उसका फला भाग मूल ढांचा या संरचना है। मूल ढांचे का तो बात ही नहीं है, मूल ढांचे का स्ट्रक्चर दिया ही नहीं गया संविधान में। ये समझना पड़ता है क्या है, उसके विचार को अर्थ लगाना पड़ता है। ये जो मूल ढांचा या मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विचार की गई अवधारणा है या विकसित की गई अवधारणा है। न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया, ये पिछले 4 दशकों के दौरान जो संविधान में चला था उसको अपनाया गया है। उसकी भावना और अंतर का पता। न्यायालय का मानना था कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। कानून की भाषा अपेक्षा करके उस कानून या दस्तावेज के पीछे कम काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियों तथा अपेक्षापूर्ण अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए न्यायालय ने संवैधानिक ढांचे पर। अब है राजनीतिज्ञों की परिपक्वता। कई बार हमारे राजनीतिज्ञों ने भी ऐसा काम किया है जिसमें जो उस बात को परिपूर्ण किया गया। इस मूलक जीवित दस्तावेज के बारे में जो राजनीतिज्ञों की परिपक्वता है, राजनीतिज्ञ की परिपक्वता। अब राजनीतिज्ञों को कैसा होना चाहिए, यानी अनुभवशील होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर वो उसको समझने वाले होने चाहिए। अनुच्छेद में, उपयुक्त अनुच्छेद में न्यायपालिका के बारे में की गई चर्चा से एक और तथ्य उजागर होता है कि 1767 और 73 के दौरान हुए कटु विरोधाभासों में के दौर में संसद और कार्यपालिका ने एक संतुलित और दीर्घकालीन समाधान किया। जो हमारे संविधान में 1967 में और जो 1973 में जो मामले हुए, उन दोनों मामलों में जो 77 में क्या हुआ था, जो सरकार की न्यायपालिका के विरुद्ध विरोधाभास, 73 में न्यायपालिका के विरुद्ध विरोधाभास था और 77 में सरकार क्या कर सकती है, किस तरह से कर सकती हैं, उस तरह के मैटर थे। उनको ये आवश्यकता हुई कि समाधान की आवश्यकता है और केशवानंद भारती में ये मामला पलट भी गया। मिनरवा मिल प्रकरण 80 में न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को पुनः दोहराया। इसलिए केशवानंद भारती के दिए गए मामले में 4 दशक के बाद भी संविधान की व्याख्या के इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजनीतिक दलों, राजनीतिक नेताओं, सरकार तथा संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की। संविधान की समीक्षा की बात चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में मूल संरचना के सिद्धांत तथा निर्धारित सीमाओं के बारे में परे नहीं जा सकते। संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। संविधान निर्माताओं की, संविधान निर्माताओं की जो संविधान बनाते समय क्या, संविधान बनाते समय एक साझे, कैसे साझे भविष्य, अर्थात एक लगभग मोटा खाका तैयार था। कैसा होगा ये क्लियर नहीं था। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार दिया। और नेहरू का जो भाषण था क्या था, नेहरू का जो भाषण था उसका नाम क्या था, नेहरू का स्वतंत्रता पर प्रथम भाषण। क्या प्रथम भाषण, क्या नाम था उस भाषण में? उन्होंने सामूहिक शोषण को भाग्य के साथ करार दिया। भाग्य के बारे में, किसके था, भाग्य के बारे में। नाम था उस भाषण का भाग्य वधु की चिर प्रतीक्षिता। भाग्य वधु की
तरह से उसने भाग्य के साथ जोड़ा है कि हमारा आने वाला भविष्य और भाग्य क्या होगा। गरिमा, आजादी व्यक्ति की, और सबसे बड़ी बात थी व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया गया। क्या कहते हैं? व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया गया। क्या महत्व दिया गया? व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया गया। और यह आदर्श आज भी हमारे संविधान में धूमिल नहीं पड़ा है, और आज भी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं, उसको महत्व देते हैं। जनता की चेतना और निर्देशन करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी हमारे लिए कार्यगर है। इसलिए ये संविधान एक जीवंत दस्तावेज के बारे में उल्लेखित करता है। धन्यवाद। कल हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।